नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में। सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं जिनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। एक बात और, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ के संभागों के गठन का क्रम क्या है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं वर्तमान समय में। तो इनके गठन का क्रम आप लोगों को बताना है, मतलब कि किस संभाग का गठन कब हुआ था और किसका कब हुआ था, इस टाइप से। तो बात करें रायपुर संभाग की, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना संभाग है। सबसे पहले इसी संभाग का गठन हुआ था 1862 में। कब? 1862 में। देखो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी आता था और उसमें 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1862 में पूरे छत्तीसगढ़ को, जिसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, एक संभाग बनाया गया। तो हालांकि ये छत्तीसगढ़ संभाग था, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ संभाग था, लेकिन रायपुर उसका संभाग मुख्यालय था और वही जो है अभी तक है। तो ये हम मान के चलेंगे कि रायपुर संभाग 1862 में स्थापित हुआ। अलग से रायपुर संभाग आगे कभी नहीं बना। वो जो रायपुर छत्तीसगढ़ संभाग बना था ना, उसी से फिर अलग अलग संभाग अलग किए गए। और आज जो है रायपुर संभाग में हम लोग देखते हैं 5 जिले हैं। कौन कौन से? रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, ये। तो अगला देखते हैं हम बिलासपुर। तो जो बिलासपुर संभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब ये गठित हुआ था? 1956 में बिलासपुर संभाग। उसके बाद अगर हम बात करें सरगुजा संभाग की, तो ये जो सरगुजा संभाग है ये 2008 में अस्तित्व में आया था, 2008 में। इसके बाद हम बस्तर संभाग की बात करें तो ये 1981 में अस्तित्व में आया था। और ये जो दुर्ग संभाग है ये 2013 में अस्तित्व में आया था। कई सारी पुस्तकों में आप लोगों को जनवरी 2014 भी मिल जाएगा, मतलब कि वो औपचारिक रूप से घोषणा की गई रही होगी, बाकी बाद में जनवरी 2014 में बाकी काम हुआ होगा, लेकिन 2013 ही अधिकतर पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्रम क्या है। सबसे पहले रायपुर, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद बस्तर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद दुर्ग। तो आप लोगों का आंसर आप लोग यहाँ कूट से मिलान कर सकते हो। सबसे पहले रायपुर संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग, उसके बाद बस्तर संभाग, उसके बाद सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के समय, मतलब 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। इसके बाद 2008 में सरगुजा संभाग बना और 2013 में दुर्ग संभाग। मतलब कि राज्य गठन के पश्चात से अभी तक 2 बार नए संभाग बनाए जा चुके हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, संभागों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आप लोग याद रखिएगा। सबसे पुराना संभाग ये है रायपुर, सबसे पुराना संभाग रायपुर है, इसका जो संभाग मुख्यालय रायपुर में है। उसके बाद दूसरा जो बिलासपुर है, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है। कौन? बिलासपुर, जनसंख्या की दृष्टि में। उसके बाद जो का बस्तर संभाग है ना, बस्तर संभाग ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग है और साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा। देखो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? बिलासपुर, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा बस्तर। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि में, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा दुर्ग। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन लेखक ने इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन भैंसों के संदर्भ में लिखा है कि वे साक्षात मृत्यु का प्रतीक हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कई सारे जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो जंगली भैंसे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और जो जंगली भैंसे हैं वो नॉर्मली जो गाँवों में जो भैंसे होते हैं ना, उनसे काफ़ी बड़े होते हैं और वो काफ़ी गुस्सैल भी होते हैं, आक्रामक भी होते हैं, वे आदमी को मार भी सकते हैं अगर वो गुस्सा हो जाए तो। मतलब ऐसी तो वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर आप उनके साथ कुछ नुकसान पहुंचाओगे, उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तब वो लोग उग्र होंगे। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है पहले से ही इस वन भैंसे के लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। तो प्राचीन समय के किसी लेखक ने लिखा है कि ये जो क्षेत्र है वन भैंसों के लिए प्रसिद्ध है और वन भैंसों को ना साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है कि भाई इसके अगर आपका वन भैंसों के साथ सामना हो गया तो आपका
लगभग मरना तय है, इस टाइप से बोला है। तो किसने लिखा है देख लेते हैं, महाकवि कालिदास। तो देखो जो महाकवि कालिदास जी हैं इनका हमारे छत्तीसगढ़ के साथ संबंध रहा है। वाकाटक वंश के शासक थे प्रवर सेन। तो इसके समय में, प्रवर सेन के समय में छत्तीसगढ़ में महाकवि कालिदास जी का आगमन होता है और कुछ वर्ष ये यहाँ पर रहते भी हैं। सरगुजा का जो रामगढ़ पहाड़ी है ना, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियां, तो वहां रह करके महाकवि कालिदास जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूत की रचना की थी। ध्यान रखेंगे, मेघदूत पूछा जाता है, मेघदूत की रचना महाकवि कालिदास जी ने कहां की थी? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ की पहाड़ी में। दूसरा बोल रहा है वेनसोंग। तो देखो वेनसोंग जो कि एक चीनी यात्री था और ये पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था और इसने जो है उस समय जो भी कुछ देखा उसके बारे में लिखा भी है वेनसोंग ने। इसने ये भी लिखा है कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर अशोक के समय के निर्मित बहुत सारे बौद्ध स्तूप हैं, इस टाइप की चीजें भी इसने लिखी है। उसके बाद अगर हम फाहियान को देखें ना, तो ये कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आया था, ये भी चीनी यात्री था जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका छत्तीसगढ़ से कभी भी संबंध नहीं रहा है। उसके बाद बाणभट्ट। देखो जो बाणभट्ट है जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है ना, हर्षवर्धन से संबंधित पुस्तक लिखा है हर्षचरित बाणभट्ट। इसके अलावा इसकी और रचना है कादंबरी। तो ये भी छत्तीसगढ़ में कभी नहीं आया था, मतलब आया था होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसने जो है छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा है और यही वह व्यक्ति है जिसने छत्तीसगढ़ के वन भैंसों को साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। इसने अपनी रचना कादंबरी जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ से लेकर के बस्तर तक का जो क्षेत्र है जो कि उस टाइम पे महाकांतर आदि नामों से जाना जाता था, तो इस क्षेत्र के विषय में संस्कृत में लिखा है कि इस क्षेत्र में जंगली भैंसे काफी पाए जाते हैं और इनको साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी दो रचनाएं हैं, कादंबरी और हर्षचरित, और इन दोनों में ही ना इस क्षेत्र के विषय में थोड़ा बहुत लिखा गया है। कादंबरी में स्पेशल यहाँ के जानवरों के बारे में भी लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें वन भैंसा की, तो वर्तमान समय में जो बीजापुर जिले में जो अभ्यारण्य हैं जैसे कि पामेड़ हो गया, भैरमगढ़ हो गया, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके अलावा उदंती, सीता नदी, इनमें जो है वन भैंसा होने की जानकारी मिलती है। हालांकि इनकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन काफी कम होती जा रही है, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं ये लोग, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो किसने ये बोला था? तो बाणभट्ट ने। तो पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन भारतीय शासक थे। तो पांडु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और हमारे छत्तीसगढ़ के भी सबसे प्रसिद्ध प्रतापी शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इनके समकालीन भारतीय शासक कौन कौन थे ये आप लोगों को बताना है। तो पहला दिया हुआ है हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश का शासक था, जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया ना, तो हर्षवर्धन ये अपने महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था। इसके बाद अगला नाम दिया हुआ है पुलकेशिन प्रथम। तो देखो जो पुलकेशिन प्रथम है ना, ये समकालीन नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय समकालीन था। ध्यान रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय वो महाशिवगुप्त बालार्जुन का समकालीन था, लेकिन ये जो पुलकेशिन प्रथम है ये इसका समकालीन नहीं था। इसके बाद तीसरा दिया है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी अपने जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है इसका समकालीन है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई संबंध तो नहीं था, लेकिन एक ही समय में दोनों शासन करते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो आपका, एक और दो नहीं, माफी चाहूंगा, 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ये। अगर कभी आपसे पूछा जाए ना महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय कौन कौन से शासक थे, तो एक तो हो गया आपका हर्षवर्धन, दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ प्रथम दिया हुआ है पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम, ये तीनों जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय के हैं। और जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि जो हर्षवर्धन था उसने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था, उसके बाद उसने दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर उसने प्रसार किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसको नर्मदा नदी के तट पर बुरी तरह से हरा दिया और उसको जो है उत्तर की ओर वापस खदेड़ दिया था। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था इसने हर्षवर्धन की तरफ से पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था। क्योंकि हर्षवर्धन की हार हुई थी इस युद्ध में, तो जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने महाशिवगुप्त बालार्जुन को अपने नियंत्रण में ले लिया होगा, लेकिन इसका जो राज्य है वो बना रहा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित वह कौन सा लोकगीत है जो मूलतः राजस्थान से संबंधित है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोकगीत प्रचलन में हैं, तो इनमें से कौन सा लोकगीत मूलतः राजस्थान से है, मतलब राजस्थान उसका जो है स्रोत है। तो दिया हुआ है ऑप्शन लोरिक चंदा, भरथरी, ढोला मारू और पंडवानी। तो देखो जो ढोला मारू है ना, ये मूल रूप से कहाँ से आया हुआ है, राजस्थान से आया हुआ है। ढोला मारू कहाँ से आया है, ढोला मारू जो है मूल रूप से आपके राजस्थान से आया हुआ है और ये संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है, संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित है। ये मूलतः प्रेम गीत है, मूलतः क्या है, प्रेम गीत है और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गया है, मतलब कि इसका पूरी तरह से छत्तीसगढ़िया रूप ले लिया है इसे ढोला मारू ने। जो राजस्थान है वहाँ पर मारवाड़ी राजस्थानी दूसरी बोलियां बोली जाती है ना, लेकिन इस ढोला मारू ने हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़िया रूप ले लिया है। सूरजबाई खांडे का नाम याद रखेंगे, सूरजबाई खांडे, ये जो है प्रसिद्ध ढोला मारू गीत गाने वाली हैं, सूरजबाई खांडे, ये ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम लोग भरथरी की। भरथरी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य से संबंधित गीत है भरथरी। ये जो भरथरी है ना, इसमें भी आपको सूरजबाई खांडे ही लेना है। अच्छा, मतलब जो सूरजबाई खांडे है ना, वो भरथरी और ढोला मारू दोनों के लिए प्रख्यात है, दोनों गीत गाती हैं, भरथरी और क्या कहते हैं, ढोला मारू। और ढोला मारू जो है राजस्थान से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भरथरी में राजा भरथरी और पिंगला के प्रेम का जो वैराग्य है, मतलब इन दोनों बिछड़ जाते हैं तो उसका मार्मिक वर्णन मिलता है। वही ढोला मारू में ना, ढोला और मारू इन दोनों के प्रेम का वर्णन है। वहीं अगर हम लोग लोरिक चंदा की बात करें तो लोरिक और चंदा के प्रणय की गीत इसमें गाए जाते हैं लोरिक चंदा में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाद्य यंत्र पूछा जाता है तो मैं आप लोगों को वाद्य यंत्र भी बता देता हूं। तो भरथरी के लिए ना दो वाद्य यंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो हो गया आपका सारंगी, एक हो गया आपका इकतारा। सारंगी और इकतारा, सारंगी इकतारा ये भरथरी के लिए है, सारंगी और इकतारा। वहीं अगर हम ये लोरिक चंदा के लिए लें तो टिमकी और ढोलक, लोरिक चंदा के लिए टिमकी और ढोलक लोरिक चंदा के लिए। और जो ढोला मारू है उसके लिए कोई स्पेशल वाद्य यंत्र नहीं है। तो भरथरी के लिए सारंगी और इकतारा, लोरिक चंदा के लिए टिमकी और ढोलक। वहीं अगर मैं बात करूं पंडवानी की, जो कि छत्तीसगढ़ में महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। जो महाभारत है ना भीम अर्जुन वाला, तो उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है महाभारत। और इसमें क्या होता है, जो नायक होता है वो भीम होता है, नायिका होती है द्रौपदी, और सबल सिंह चौहान के दोहे चौपाई इसमें गाए जाते हैं। जो अपनी तीजन बाई हैं, झाड़ू राम देवांगन है, रितु वर्मा, ये प्रसिद्ध पंडवानी गायक है। इसमें अगर हम लोग वाद्य यंत्र की अगर हम लोग बात करें तो तंबूरा, करताल, ये काफी फेमस है पंडवानी में। जो पंडवानी गायक होता है उसके हाथ में तंबूरा होता है। तो आप लोगों को वाद्य यंत्र भी ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ। तो देखो इसके विषय में भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं भोरमदेव मंदिर के संदर्भ में अलग अलग तरीके से। तो देखते हैं भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपको सीधा सीधा सन पूछ देगा और दूसरा पूछेगा सदी, मतलब कि 11वीं सदी, 12वीं सदी, इस टाइप से। तो आपको दोनों तरह से इसको याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1089 में। कब हुई थी, 1089 में। अगर हम लोग इसको सदी में देखें तो ये क्या होगा, 11वीं सदी। कब स्थापित हुआ था, 11वीं सदी में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो कवर्धा, जो आज के समय में कबीरधाम के नाम से जाना जाता है, तो वहां के शासक थे गोपाल देव। किस वंश के शासक थे, फणी नागवंश के शासक थे, फणी नागवंश के शासक थे। और कवर्धा का जो कवर्धा में ये शासन करते थे फणिनागवंशीय शासक गोपाल देव, उनके द्वारा 11वीं सदी में 1089 में इस भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। स्पेशल गांव पूछा जाता है चौरा ग्राम, चौरा ग्राम, चौरा ग्राम में ये भोरमदेव मंदिर स्थापित है। और ये जो भोरमदेव मंदिर है ना, ये भोरमदेव एक देवता का नाम है भोरमदेव, जो कि आदिवासियों के देवता है। भोरमदेव किसके देवता है, आदिवासियों के देवता हैं। और इस भोरमदेव मंदिर को नागर शैली में बनवाया गया है और ये
मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित खजुराहो के मंदिर से काफ़ी साम्यता रखता है, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोला जाता है। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को बोला जाता है, 11वीं सदी में बनवाया गया था, चौरा ग्राम में स्थित है। जितनी भी बातें मैंने बताई वो सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो कवर्धा के जो फणी नागवंशी शासक थे ना, इनके द्वारा कुछ और मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया था। एक शासक का नाम याद रखेंगे, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इसने 1349 अर्थात 14वीं सदी में मड़वा महल का निर्माण करवाया। मड़वा महल, मड़वा का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में विवाह। तो जो रामचंद्र देव था, इसने एक कलचुरी राजकुमारी जिसका नाम था अंबिका देवी, उससे विवाह किया था। और उससे विवाह करने के लिए इसने स्पेशल 1349 में इस मड़वा महल का निर्माण करवाया और इसी मड़वा महल में विवाह होता है और ये जो महल है मड़वा महल के नाम से विख्यात हुआ। इसके अलावा एक और महल है छेरकी महल। छेरकी महल, ये जो छेरकी महल है ना, यहाँ से बकरी की गंध आती है, इसी कारण इसको जो है छेरकी महल बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में बकरी को छेरकी बोला जाता है, छेरी बोला जाता है। तो यहाँ से बकरी की गंध आती है, इसी कारण इसको छेरकी महल बोला जाता है। तो छेरकी महल, मड़वा महल, दोनों का निर्माण फणी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरवरी 1910 के भूमकाल विद्रोह के दमन का दायित्व किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को सौंपा गया था? तो 1910 में बस्तर क्षेत्र में प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था? शहीद माफी चाहूंगा, गुंडाधुर। ये मतलब शहीद मतलब कब इसकी डेथ हुई इस विषय में जानकारी नहीं है, क्योंकि जो गुंडाधुर है ना, वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगता है, वो मतलब ऐसा गायब हो जाता है, आगे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। मतलब कब उसकी मृत्यु हुई, कहाँ पर वो रह रहा था, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो जो भूमकाल विद्रोह है फरवरी 1910 का, इसका नेतृत्व किसने किया था? गुंडाधुर ने किया था, वीर गुंडाधुर इसको बोला जाता है। और अंग्रेजों ने कैप्टन गेयर को इस काम में लगाया था, कैप्टन गेयर को गुंडाधुर के विरुद्ध लगाया था। ध्यान रखेंगे, कैप्टन गेयर को भेजा गया था गुंडाधुर को पकड़ने के लिए। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं गुंडाधुर के विषय में। गुंडाधुर बस्तर के नेतानार नामक गांव का था, पूछा जाता है नेतानार। गुंडाधुर कहाँ का था? मूल रूप से नेतानार नामक गांव का था, नेतानार। और ये जो भूमकाल विद्रोह हुआ था फरवरी 1910 में शुरू होता है, तो इसका जो चिन्ह था वो था लाल मिर्च और आम की टहनी। मतलब कि लाल मिर्च और आम की टहनी को जो है गांव-गांव में घुमाया जाता था। जैसे कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? रोटी। रोटी उसको जो है पूरे तरफ घुमाया जाता था, रोटी, कमल का फूल, ये सब होता था ना। तो वैसे ही इस भूमकाल विद्रोह का जो प्रतीक था वो लाल मिर्च और आम की टहनी था। यह विद्रोह मतलब कि भूमकाल विद्रोह पुष्पाल बाजार की लूट से शुरू होता है। पुष्पाल एक गाँव का नाम है। तो इस पुष्पाल बाजार की लूट के साथ यह विद्रोह शुरू हुआ था। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो कि विश्वासघाती था, पूछा गया है ये चीज भी, सोनू मांझी। ये जो है गुंडाधुर और उसके साथियों के विषय में अंग्रेजों को जानकारी दे देता है कि ये लोग फला जगह में हैं, और अंग्रेज जो है वहां पर धावा बोल देते हैं। तो सोनू मांझी, ये जो है विश्वासघात के कारण यह विद्रोह असफल हो गया। भूमकाल विद्रोह में कुछ राज परिवार के सदस्यों का भी नाम आता है। एक आप लोग याद रखेंगे, रानी सुवर्ण कुंवर। ये राजमाता थी, उस समय बस्तर के काकतीय वंश के राजा थे रुद्र प्रताप देव, तो उनकी ये माता थी सुवर्ण कुंवर। और वहाँ के जो दीवान थे लाल कालेंद्र सिंह, तो ये लोग भी इस विद्रोह में शामिल थे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये लोग शामिल नहीं थे, लेकिन जो विद्रोही थे ना, जो गुंडाधुर हो गए, उनके साथी हो गए, उनको ये लोग प्रोत्साहित करते थे, फंड वंड भी दिया करते रहे होंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और नाम दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो जो कैप्टन स्मिथ है ना, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। जब शहीद वीर नारायण सिंह जी का विद्रोह हुआ ना, तो कैप्टन स्मिथ को वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए भेजा गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें कैप्टन पेबे की, तो कैप्टन पेबे ये 1825 के परलकोट विद्रोह से संबंधित था। परलकोट जमींदारी के जमींदार गेंद सिंह थे। गेंद सिंह ने 1825 में विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए उस समय के छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक जो कि एगन्यू थे, उसने कैप्टन पेबे को भेजा, और जो गेंद सिंह हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, बाद में उनको मृत्युदंड दे दी जाती है।
जाती है। शहीद गेंद सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का दर्जा दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें मैक जॉर्ज की, तो जो मैक जॉर्ज है ना, ये 1876 में बस्तर क्षेत्र में हुए प्रसिद्ध मुरिया विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। 1876 में हुआ था ना बस्तर क्षेत्र में मुरिया विद्रोह। यहाँ का जो दीवान था गोपीनाथ कपड़दार, वो आदिवासियों के ऊपर काफी अत्याचार कर रहा था, तो उसी के विरुद्ध आदिवासियों ने, बस्तर के मुरिया आदिवासियों द्वारा झाड़ा सिराहा, जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला झाड़ा सिराहा, इसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो मैक जॉर्ज को भेजा गया था विद्रोह का दमन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ये क्या होना था, किस अच्छा स्थान होना चाहिए था। माफ़ी चाहूँगा, मेरे ना मुझसे ये जो प्रॉब्लम है, जो मैं स्थान लिखता हूँ या स्थल लिखता हूँ या स्थापित लिखता हूँ तो कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो आप लोग बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो किस स्थान से अशोककालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अशोककालीन सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, अकलतरा यहाँ से जो है अशोककालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अकलतरा कहाँ पर है, तो ये जांजगीर चांपा जिले में है। बार, यहाँ से भी अशोककालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी कहाँ पर है, जांजगीर चांपा जिले में। ये सिक्के ना चांदी के बने हुए थे। उसके बाद ठठारी जो कि रायगढ़ जिले में है, यहाँ से भी अशोक के समय के सिक्के मिलते हैं। सॉरी, मैंने बार को जांजगीर चांपा बोला ना, बार रायगढ़ में है। चलो मैं भी बताऊंगा इसको। उसके बाद जो रामगढ़ है, यहाँ से अशोक का लाट मिला है। बाकी जो तारापुर है ना, यहाँ से भी अशोककालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 4 स्थानों से अशोककालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोल रहा है अकलतारा। सबसे पहले अकलतारा यहाँ से मिला है। अकलतारा और ठठारी इन दोनों स्थानों से मिला है। ये दोनों स्थान है जांजगीर चांपा में, अकलतरा और ठठारी। उसके बाद बार और तारापुर, बार और तारापुर ये दोनों स्थान कहाँ पर है, रायगढ़ में। बार और तारापुर दोनों कहाँ पर हैं, रायगढ़ में, बार और तारापुर। तो इन चारों स्थलों से अशोक के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के। अकलतरा और ठठारी जो कि जांजगीर चांपा में है, बार और तारापुर जो कि रायगढ़ जिले में है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये आपका राइट आंसर है। वहीं ये जो रामगढ़ है ना, जो कि सरगुजा में स्थित है रामगढ़, यहाँ से अशोक के समय का एक लाट प्राप्त हुआ है। लाट मतलब एक प्रकार से स्तंभ प्राप्त हुआ है अशोक के समय का। अशोक जो है अपने काल में उसने कई सारे स्थानों पर शिलालेख खुदवाए थे, स्तंभ लगवाए थे, तो वैसा ही कुछ जो है रामगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अशोक ने हमारे छत्तीसगढ़ में स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसा किसने बोला है, चीनी यात्री वेनसोंग ने। ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री वेनसोंग जो कि पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया, तो उसने बोला कि इस क्षेत्र में अशोककालीन बहुत सारे स्तूप मैंने देखे, ये चीज ध्यान रखेंगे। अशोककालीन लिपि के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कहां पर मिलता है, तो जोगीमारा की गुफा में। कहां पर है जोगीमारा की गुफा, सरगुजा जिले में। तो जोगीमारा की गुफा में अशोककालीन लेख देखने को मिलता है। क्या था कि उस समय एक सुतनुका नामक देवदासी थी, और सुतनुका नामक देवदासी का जो सुतनुका नामक देवदासी है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो एक देवदत्त नामक व्यक्ति इससे प्रेम करने लगता है और अपने प्रेम का इजहार करता है, मतलब कि प्रपोज करता है। लेकिन जो सुतनुका जो कि एक देवदासी है वो मना कर देती है कि भाई देवदासियों को ये सब करना अलाउड नहीं है। तो जो देवदत्त है वो अपने उसका जो भी अनुभव हुआ था, उसने सुतनुका को कब देखा, तो वो सारा कुछ जो है जोगीमारा की जो गुफा है वहां की दीवारों में उसने लिख दिया था। तो ये जो है अशोक के समय का बताया जाता है, पाली भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। तो ये ध्यान रखेंगे। अशोक के समय का नाट्यशाला जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीता बेंगरा की गुफा में है, तो ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला इसको माना जाता है। ये भी जो है अशोक के समय का बताया जाता है। तो ये सीता बेंगरा गुफा में है नाट्यशाला। और यहाँ रामगढ़ से आपको अशोक का लाट मिला है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, ये अशोक के अधिकार में आता था। देखो क्या था कि अशोक का ना कलिंग जो कि आज का उड़ीसा है, कलिंग बोला जाता है ना उड़ीसा को, और जबलपुर को रूपनाथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रूपनाथ।
नाथ, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। तो ये जो रूपनाथ है अर्थात जबलपुर और कलिंग, ये दोनों क्षेत्र जो है अशोक के अधिकार में थे और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला भाग पड़ता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग भी अशोक के अधिकार में रहा होगा। इसके अलावा कलिंग अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि हमारी छत्तीसगढ़ का कुछ भाग अशोक के अधिकार में रहा होगा। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने 2 स्थानों से शासन किया था, एक तो रतनपुर, दूसरा आपका रायपुर। तो रायपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक कौन हुआ? तो देखो, जो रघुनाथ राव है ये रतनपुर शाखा का अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक था। अंतिम स्वतंत्र बोल रहा हूं मैं। उसके बाद जो अमर सिंह है यही आपके रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक था। राज सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके क्या कहते हैं, रतनपुर का कलचुरी शासक था। और मोहन सिंह ये रतनपुर के कलचुरी शाखा का अंतिम कलचुरी शासक था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। देखिए क्या था कि 1741 में भोसला सेनापति, भोसला मराठा शासक थे जो कि नागपुर में शासन करते थे। तो नागपुर के भोसले शासक के सेनापति जिसका नाम था भास्कर पंत, पूछा गया है भास्कर पंत। तो इसने ना 1741 में जब ये बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था तो ये रतनपुर से होकर के गुजरा। तो इसने जो है रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहां का जो राजा था रघुनाथ राव, उसने भास्कर पंत की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ध्यान रखेंगे। तो ये अंतिम स्वतंत्र शासक हुआ, रतनपुर का अंतिम स्वतंत्र शासक रघुनाथ राव। तो इसने 1741 में मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 1745 में रघुनाथ सिंह की डेथ हो जाती है। रघुनाथ राव की राव था कि सिंह था? मेरे ख्याल से सिंह था शायद ना, रघुनाथ सिंह। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत किया है, ये सिंह होना था, रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह अंतिम स्वतंत्र शासक, ये 1745 में इसकी डेथ हो जाती है और मोहन सिंह अगला शासक बनता है। और मोहन सिंह जो है ये मराठों के अधीन शासक बना था और इसको फिर ना 1758 में हटा दिया जाता है मोहन सिंह को, और संपूर्ण रतनपुर को सीधे सीधे मराठा साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कब? 1758 में मोहन सिंह को हटा दिया गया और सीधा सीधा जो है रतनपुर का प्रशासन मराठों ने अपने हाथ में ले लिया। बात करें हम लोग रायपुर शाखा की, तो रायपुर शाखा का शासक हुआ करता था अमर सिंह। तो ये जो भास्कर पंत है 1750 में रायपुर में अटैक करता है और जो अमर सिंह है इसको जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, अमर सिंह ये रायपुर शाखा का अंतिम शासक और मोहन सिंह ये रतनपुर शाखा का अंतिम शासक और रघुनाथ राव या रघुनाथ सिंह ये रतनपुर शाखा का अंतिम स्वतंत्र शासक था। 1741 में पहला आक्रमण होता है भास्कर पंत के द्वारा और 1758 में हमारा जो पूरा छत्तीसगढ़ है मराठों के पूर्ण नियंत्रण में चला जाता है। मतलब 1741 से 1758 तक मराठों ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन किया और 1758 से उन्होंने प्रत्यक्ष शासन करना शुरू किया। उसके बाद फिर जो भोसला शासक थे ना, बिंबाजी भोसले, वो फिर छत्तीसगढ़ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परगना पद्धति के जनक कौन थे? तो परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत करने वाले थे विट्ठल राव दिनकर। देखो ये कई बार पूछा गया है कि परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो विट्ठल राव दिनकर द्वारा परगना पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसने ना जो छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18, दक्षिण में 18, तो उन सबको मिलाकर के 27 परगने स्थापित किए। कितने परगने? 27 परगने। और परगना का जो प्रमुख होता था वो होता था कमाविसदार। देखो मैं जितनी भी बातें बताता हूं ना सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो परगना का प्रमुख कौन होता था? कमाविसदार। विट्ठल राव दिनकर परगना पद्धति का स्थापक मतलब संस्थापक था। टोटल इसने 27 परगने बनाए थे। आगे चल करके जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई तो जो ब्रिटिश अधीक्षक था एक कैप्टन या मिस्टर एगन्यो, तो इसने ना इन 27 परगनों को 28 परगनों में बदल दिया। मतलब कि इसने जो है परगनों के आकार को मतलब परगनों को जो है ना मिला दिया और 27 के स्थान पर 8 परगने बना दिए थे। ध्यान रखिएगा, परगनों को किसने परिवर्तित किया? तो एगन्यो, इसने 8 बना दिया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो महिपत राव दिनकर है ना, ये आपके पहले
सूबेदार थे। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन चला था जिसके तहत विठल राव दिनकर, महिपत राव दिनकर ये सब नियुक्त हुए थे। तो महिपत राव दिनकर ये पहले सूबेदार थे और विठल राव दिनकर के समय में परगना पद्धति, कैप्टन एगेन्यू इसने जो है 27 परगनों से 8 परगने कर दिए, रायपुर को राजधानी बनाया और भी महत्वपूर्ण चीजें की। बिंबाजी भोसले ये छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे जो कि 1758 में आए थे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय किन नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो देखो असहयोग आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी भी आए थे, जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के अलावा और भी दूसरे नेताओं का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज जो कि एक उद्योगपति थे और महात्मा गांधी जी इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। तो इनका जो आगमन है जमुनालाल बजाज जी का, ये दिसंबर 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे। कब? दिसंबर 1920 में। और इनके आने का उद्देश्य क्या था? जो बाल गंगाधर तिलक जी है ना, उनकी इस समय तक मृत्यु हो चुकी थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी की स्मृति में तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था। तिलक स्वराज फंड, इसमें क्या होता था, लोग जो है दान देते थे और इस पैसा का जो उपयोग है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किया जाता था। तो जमुनालाल बजाज जो है इस तिलक स्वराज फंड के काम के सिलसिले में, मतलब यहाँ पर चंदा वंदा लेने के लिए आए हुए थे जमुनालाल बजाज, तो ये आए हुए थे। दूसरा दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद जो मौलाना शौकत अली ये भी आए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान भी आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। देखो ये जो तीन है ना, पहले हम मौलाना शौकत अली को देख लेते हैं। तो जो मौलाना शौकत अली हैं ये महात्मा गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ में आए थे। ध्यान रखिएगा उस समय खिलाफत आंदोलन वो भी चल रहा था और महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो जो मौलाना शौकत अली थे ये महात्मा गांधी जी के साथ ही भ्रमण किया करते थे। तो 1920 में जब महात्मा गांधी जी कंडेल आए थे तो उस समय उनके साथ शौकत अली भी आए थे। तो ये चीज़ आप लोग अलग से याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन से नेता आए थे, तो मौलाना शौकत अली जी। बाकी ये जो तीन है, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो हैं ये भी तीनों एक साथ छत्तीसगढ़ आए थे। ये तीनों एक साथ छत्तीसगढ़ आए थे और बिलासपुर आए सबसे पहले, उसके बाद ये तीनों धमतरी भी गए थे। तो इस प्रकार से ये पांचों का आगमन 1920 और 22 के बीच में, मतलब असहयोग आंदोलन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये जो तीनों है ना, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लगभग 1921 के आसपास में हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। तो ये पांचों जो है असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। अच्छा, ये लोग जब बिलासपुर आए ना, तो बिलासपुर आए तो उससे कुछ समय पहले ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कि एक कवि थे जिन्होंने बिलासपुर के शनिचरी बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र भाषण दिया था, जिससे ना अंग्रेज मतलब परेशान हो गए कि भाई ऐसा खतरनाक भाषण देगा तो जो जनता है, जो लोग हैं, वो तो हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे इनके खिलाफ वारंट निकल गया कि इनको जैसे तैसे गिरफ्तार कर लो। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जबलपुर से गिरफ्तार किया जाता है, बिलासपुर लाया जाता है और बिलासपुर की जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। और इसी बिलासपुर की जेल से अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी। आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था स्कूल टाइम में। पुष्प की अभिलाषा, हे वनमाली मुझे तुम फेंक देना उस राह में जहां से चलकर गुजरे अनेक वीर, इस टाइप की कुछ कविता थी, मुझे ढंग से याद नहीं है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी जी को जिस अदालत में सजा सुनाई गई तो वहां के एक कर्मचारी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। मतलब उस टाइम पे चल रहा था ना कि आपको ब्रिटिश सेवा से त्याग करना है, तो उसने जो है त्याग पत्र दे दिया था। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बस याद रखिएगा ये चीज भी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आप लोग बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग लिखिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।